ये वुड प्रोडक्ट्स है या नॉन वुड प्रोडक्ट्स है, जो भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स है, उनके दो एस्पेक्ट्स है। पहला एस्पेक्ट ये है कि उनका मेडिसिनल वैल्यू होता है, ठीक है, जो आपको सब लोगों ने बताया मेडिसिनल वैल्यू। लेकिन देखो इस लैब में डिफरेंस क्या है और जो आपने बाहर लेक्चर सुने उनमें डिफरेंस क्या है। वो लोग आपको बता रहे हैं कि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज इसमें ये है, बट आपको एक्चुअली देखना है कि इस मेडिसिनल प्लांट में ये प्रॉपर्टीज सच में है या नहीं है, क्योंकि आप किसी को भी पूरा एक मेडिसिनल प्लांट तो दे नहीं सकते। वो उस जैसे हमने आपको अभी थाइम दिखाया, वो इस थाइम का करेगा क्या, ठीक है, इसलिए उस टाइम को आपको प्रोसेस करना है। देयर आर 2 वेज जिसके जरिए आप अपना एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ा सकते हैं। पहला है कि आप कंपनीज को एक रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। दूसरा है आप कंपनीज को अपना प्रोसेस्ड प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हो, और वो प्रोसेस प्रोड्यूस आप कहाँ पे प्रोड्यूस करते हो, कर सकते हो लैब्स में, और हमारी लैब उसमें एक वेल इक्विप्ड लैब है जो आप यहाँ पे वो सारी चीज़ें कर सकते हो। अंदर सर ने एक्सट्रैक्ट्स का बोला। दूसरी प्रॉब्लम क्या, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स में, मेडिसिनल प्लांट्स में, या किसी भी चीज़ में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। अब ये फॉरेस्ट्री की लैब है तो मैं फॉरेस्ट्री के बारे में बात करूँगी, ऑथेंटिकेशन का, ठीक है। इंसान कोई भी नहीं पहचान पाता है कि ये मेडिसिनल प्लांट सच में कौन सा मेडिसिनल प्लांट, क्योंकि आप ऐसे देखते हो आपको समझ नहीं आएगा ना। आप कोई भी दे देगा, बोलेगा कि हाँ ये थाइमस लिनारिस है, पता चले कि ये थाइमस लिनारिस नहीं, थाइमस सेरिफाइलम है। या कोई आपको कोई प्लांट देगा, कोई आपको एक वो मतलब सूखा हुआ कोई भी रूट दे देगा, आप उससे पहचान नहीं पाओगे ना ये किस प्लांट का रूट है। आपको कोई बोलेगा ले लो ये बर्बेरिस एरिस्टा का रूट है, लेकिन पता चले कि वो सुसूरिया का रूट है। वो सारी चीज़ें पता करने के लिए ये लैब हमने डिज़ाइन की है। इधर पे हम क्या करते हैं, हम किसी भी मेडिसिनल प्लांट को, किसी भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट को ऑथेंटिकेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल क्या, 2 चीज़ है ऑथेंटिकेट करने की, मॉर्फोलॉजी या टेक्सोनोमी, दूसरा है मॉलिक्यूलर। लेकिन मोस्ट ऑथेंटिकेटेड क्या है, मॉलिक्यूलर लेवल, क्योंकि मॉर्फोलॉजिकली 2 लोग सिमिलर हो सकते हैं, जैसे ट्विन्स होते हैं, आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली वो तो एक जैसे दिखते हैं ना, लेकिन उनको हम डिफरेंस किस पे देखते हैं, डीएनए लेवल पे। वही डीएनए लेवल पे हम लोग यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं काम, हम लोग कोई भी मेडिसिनल प्लांट लाते हैं, मैं मेडिसिनल प्लांट्स की बात अगर करूँ, उसका हम डीएनए एक्सट्रैक्शन करते हैं। डीएनए एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, इन केमिकल्स की वजह से, ये जो केमिकोमैटिक डीएनए आरएनए एक्सट्रैक्शन सिस्टम, लेकिन हमारे पास वो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वी बिलीव कि हम लोग जो हम मैनुअली कर सकते हैं वो मशीनें नहीं करती। हाँ ऑब्वियसली आजकल बहुत 21st सेंचुरी है, बहुत ज़माना तेज चल रहा है, तो हमारे पास मशीनें होनी चाहिए, लेकिन पहले जब आपको मैनुअली करना आएगा देन यू कैन रिलाई ऑन मशीन्स, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, हम कोई भी मेडिसिनल प्लांट लाते हैं, उसको पूरा वॉश वगैरह करके उसको एक डिटर्जेंट डालते हैं, ठीक है। उस डिटर्जेंट को हम बोलते हैं सीटैप, ठीक है। इसकी आप फुल फॉर्म देख सकते हो, सीटाइल ब्रोमाइड है इसका फुल फॉर्म, वो आप देख सकते हो। ये सीटैप डाल के इससे क्या हो जाता है कि जो हमारा ये है, ये सीटैप जो है ये ऐसा नहीं आता है, ठीक है, ये पाउडर फॉर्म में आता है। जैसे हमारे पास बॉटल होगी उसमें सीटैप पाउडर होगा, फिर हमें सीटैप सॉल्यूशन बनाना पड़ता है, इसमें हमें डिफरेंट और इंग्रेडिएंट्स ऐड करने पड़ते हैं जिनका एक अपना रोल है डीएनए एक्सट्रैक्शन सिस्टम में। हम क्या करते हैं, प्लांट को लाया, मोटर पेसिल में डाल दिया, मोटर पेसल आप समझते हो ना, मोटर पेसल ये ओखली जिसको कश्मीरी में बोलते हैं, इसमें डाल दिया, इसमें हम लोग सीटैप ऐड करते हैं और उसको क्रश मैसिरेट करते हैं, ठीक है। पीसते नहीं, मैसिरेट करते हैं, थोड़ा सा इसको ग्राइंड करते हैं ताकि जो सेल है उसकी लाइसिस हो जाए, सेल टूट एग्जैक्टली अगर कश्मीरी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे, सेल टूट जाए, उसके जो सेल वॉल्स है, क्योंकि प्लांट में सेल वॉल होता है, पता है ना, एनिमल्स में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, उसमें सेल वॉल नहीं होता है। सेल वॉल को टूटना मुश्किल होता है क्योंकि उसमें पैक्टिन होता है, लिग्निन होता है, हेमिसेलुलोज, सेलुलोसिस होते हैं। एनिमल्स में ये चीज़ें नहीं है, इसीलिए एनिमल्स में हमें क्रश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है जब भी हमें वो सेल्स आती है, जब हमें एनिमल सैंपल को ऑथेंटिकेट करना पड़ता है। इसलिए एनिमल्स आर इजीली ऑथेंटिकेटेड और प्लांट्स इजीली ऑथेंटिकेट हम नहीं कर पाते। जब इसमें सेल वॉल हमने ब्रेक किया, उसके बाद हम कुछ और स्टेप्स करते हैं, इंक्यूबेशन करते हैं किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, जैसे 65 डिग्रीज पर हम इंक्यूबेशन करते हैं ताकि सच में जो सेल कंटेंट्स है वो ब्रेक हो जाए, ठीक है, हमारा डीएनए आरएनए आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होना शुरू हो जाए। उसके बाद हम उसमें फिनॉल क्लोरोफॉर्म डालते हैं, ठीक है, या क्लोरोफॉर्म आइसोएमाइल अल्कोहल डालते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, फेजेस सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। मेरे पास फोटोग्राफ अवेलेबल नहीं होगी वरना मैं आपको दिखाती। ये है आइसोएमाइल अल्कोहल, ठीक है, और ये है क्लोरोफॉर्म,
ठीक है। इसका एक स्पेसिफिक रेशो हम बनाते हैं, ठीक है, 24:1 रेशो हम इसका बनाते हैं। उस रेशो में हम लोग मेडिसिनल प्लांट जब हमने इसमें क्रश किया उसके ऊपर डालते हैं, उससे क्या फेजेस सेपरेट हो जाते हैं। एक तो ऊपर वाला एक्वस फेज सेपरेट हो जाता है और नीचे पे क्या होता है उसमें ये सेल डेब्रिस रह जाता है, उसमें प्रोटीन्स वगैरह आ जाते हैं। क्योंकि एक प्लांट में क्या क्या होगा, डीएनए होगा, आरएनए होगा, प्रोटीन होगा, है ना। प्रोटीन सेपरेट हो जाता है और पहले ही हम इसको ट्रीटमेंट देते हैं आरएनए का। आरएनए मतलब आरएनए को कट करो, आरएनए को रिमूव करो, ठीक है। उसमें हमारा फिर डीएनए बच रहा है, क्योंकि आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन प्लांट में तो जेनेटिक मटेरियल आरएनए नहीं है। वो किन में होता है, वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए, ठीक है। प्लांट्स का जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। या आपको छोटी छोटी चीजें पता होंगी क्योंकि आपका साइंस बैकग्राउंड रहा होगा ना, किसी किसी का, मुझे नहीं पता सबका रहा है या नहीं रहा है। तो डीएनए हमारा एक्वस फेज में आ जाता है। जब एक्वस फेज हमारा सेपरेट हो गया, एक्वस फेज उठा के हम लोग दूसरे किसी ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं और उसमें हम लोग क्या डालते हैं, आइसोप्रोपेनॉल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इसकी वजह से क्या है, डीएनए प्रिसिपिटेट हो जाता है, मगर हमारा डीएनए दिखने लगता है, ठीक है। हो गया हमारा डीएनए सेपरेट, ठीक है, सी टैब मेथड से आप देख रहे हो। और इस सब में क्या केमिकल्स की बहुत ज़रूरत है, केमिकल्स के बगैर कुछ नहीं होगा। ये भी दूसरा डीएनए है, दिख रहा है आपको, थोड़ा सा पैलेट दिख रहा है आपको, ये सारा डीएनए है। उसके बाद क्या करता है, हाँ ये अलग है, जैसे रोजमेरी का है, ये अर्नबिया बेंथमी का है, ठीक है, ये अलग अलग है। ऐसे हमारे पास इतने सारे डीएनए मैंने निकाले हुए हैं, अलग अलग स्पीशीज के हैं। इसके बगैर भी बहुत सारे हैं जो हमने आइसोलेट किए हैं। अभी तक इस लैब में हमने मुझे लगता है ऑलमोस्ट 30 स्पीशीज का डीएनए एक्सट्रैक्शन किया होगा, प्लस फिर उसका ऑथेंटिकेशन किया होगा। डीएनए एक्सट्रैक्शन तक की कहानी नहीं है। डीएनए एक्सट्रैक्शन के बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम इसकी जेल चलाते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस दूसरा स्टेप है। या दूसरा स्टेप ये है कि हम लोग पहले एब्जॉर्बेंस चेक करते हैं इस डीएनए की, ठीक है। एब्जॉर्बेंस कैसे हम चेक करते हैं, या तो हम नैनो ड्रॉप से करते हैं, दैट्स वन इक्विपमेंट। सेकंड इक्विपमेंट इज यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, दिस वन, ये जो है ना, ये दिख रहा है आपको, ये वाला, इसमें ये डबल बीम, ये किस पे चलता है, बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ पढ़ा होगा ना। बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ के उस लॉ के बेसिस पे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वर्क करता है। इसमें क्या हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर सैंपल को हम क्यूवेट में डालते हैं, ठीक है, उसका अपना क्यूवेट होता है अंदर से। अब इस शॉर्ट ड्यूरेशन में तो सारी चीजें दिखाना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन मैं आपको ऐसे आइडिया दे रही हूँ कि आप फिर अगर कल को करोगे तो आपको कोई चीज नहीं लगेगी, थोड़ा आइडिया आपको होगा। हम क्यूएट में डालते हैं, ठीक है। उस क्यूएट में हम देखते हैं कि इसकी एब्जॉर्बेंस हमें कितनी आई। अगर इसकी एब्जॉर्बेंस 2 वेवलेंथ्स पे इसकी एब्जॉर्बेंस चेक होती है, 260 नैनोमीटर्स पे और आई थिंक 280 आई एम नॉट श्योर, लेकिन इन पे इनकी एब्जॉर्बेंस चेक होती है। अगर उसका एब्जॉर्बेंस, उसका हमसे रेशो देखते हैं, 270 पे कितनी आई, 280 पे कितनी आई, उसका रेशो डिवाइड करके अगर वो 0.11 शायद आता है तो इट मीन्स कि आपका प्योर है, ठीक है। वो एक आप लिटरेचर से वो चीज़ें देख सकते हो कि अगर इस रेंज में एब्जॉर्बेंस आ रहा है तो ये प्योर है। अब जो ऑटोमेटिक, जो मैं बोल रही हूँ आपको डीएनए आरएनए एक्सट्रैक्शन सिस्टम है, उसमें हमें फिर ये चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो वहीं से गारंटी देता है कि आपका सैंपल जो निकलेगा, आपका डीएनए आरएनए जो निकलेगा वो प्योर होगा, ठीक है। टू अर्न इज ह्यूमन, ठीक है, इसलिए जो ह्यूमंस करते हैं उनको तो गलतियाँ होगी और हमेशा एरर रेट तो रखते ही हैं, ठीक है। एम्पैथ क्या चीज़ करा, जब ये डीएनए एक्सट्रैक्शन हो गया, हमने यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से भी चेक कर दिए, उसके बाद हम मोर ऑथेंटिकेट होने के लिए कि हमारा डीएनए सच में आया है या नहीं आया है, हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम वो जेल चलाते हैं, वो वाली जेल, देखो वो जेनी आपको दिख रहा है, ये हम चलाते हैं। इसमें एक जेल बनाते हैं हम लोग, जेल बनती है एगरोस से, जेल इससे बनती है एगरोस से, ठीक है। इस एगरोस को हम लोग इसमें 1x में डिजोल्व करते हैं, ठीक है। इसको हम हीट करते हैं ताकि पूरा डिजोल्व हो जाए। फिर हम इसमें ETBR डालते हैं, ETBR में इथाइलिन, हाँ, ट्राइब्रोमाइड, ठीक है, ETBR डालते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि अगर हमारा सच में डीएनए होगा उसमें, तो उसके एक बैंड्स आ जाते हैं किसी पर्टिकुलर लेंथ पे। जब हम लेटर डालते किसी पर्टिकुलर लेंथ पे वो डीएनए आ जाता है, उस ETBR की वजह से वो बैंड्स विजुअलाइज होते हैं। अगर हमने इसमें ETBR नहीं डाला होगा, वो बैंड्स विजुअलाइज नहीं होंगे, क्योंकि डीएनए अगर सच में आया होगा वो ETBR के साथ चीलेट करता है। चीलेशन आपने पढ़ा होगा ना, एक रिएक्शन करता है, वो आयंस ट्रांसफर करता है, उसकी वजह से बैंड्स विजुअलाइज
हो जाते हैं, ठीक है। वही बैंड्स जब हमने यहाँ जेल चला है वो बैंड्स फिर हम वहाँ पे देखते हैं। उस तुम जरा जेल ड्रॉप लगाओ इस का, वो बैंड्स हमें वहाँ पे विजुअलाइज होते हैं, ठीक है। फिर हमें पता चलता है कि हाँ डीएनए आया है या नहीं आया है। देखो मैं आपको बैंड्स दिखाऊंगी, मेरे पास फोटोज होंगे, देखो देखो बैंड्स, ये बैंड, ठीक है। लेकिन आप डीएनए के बैंड से नीचे आपको नहीं आएंगे। देखो यहाँ पे हम लोडिंग करते हैं सैंपल की, जब हम जेल बनाते हैं उसमें हम पहले वेल्स बनाते हैं, उसमें हम लोडिंग करते हैं सैंपल की, ठीक है। आप थोड़ा बेटा पीछे रहो। जब लोडिंग करते हैं सैंपल की, डीएनए बहुत बड़ा होता है। एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए कितना बड़ा होगा, मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ बेस पेयर्स। डीएनए किसका बना होता है, बेस पेयर्स। आपको पता कितनी बेस पेयर्स है, 4 बेस पेयर्स है, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। एंड इन आरएनए उसमें क्या होता है, यूरेसिल इन प्लेस ऑफ साइटोसिन, ठीक है। लेकिन है तो 4 बेसिस। और डीएनए इन्हीं, आपके डीएनए में एक अरेंजमेंट होगा इन बेसिस का, इसके डीएनए में एक अरेंजमेंट होगा, इसके डीएनए में एक। वही हम क्यों ये करते हैं, ताकि हम इस ऑर्गेनिज्म में देखें कि इस ऑर्गेनिज्म में अरेंजमेंट ऑफ बेसिस क्या है, इसीलिए हम लोग ये प्रोसेस सारा करते हैं, ठीक है। इससे क्या, डीएनए जब डीएनए की जब हम चलाते हैं, डीएनए ऊपर ही रहता है वेल्स के पास ही, डीएनए में ज्यादा नीचे नहीं जाता क्योंकि उसका साइज बहुत बड़ा होता है, उसका चलना मुश्किल होता है। डीएनए का चार्ज क्या है, नेगेटिव, क्योंकि उसमें फॉस्फेट बैकबोन होती है, ठीक है। और वो कहाँ की तरफ चलेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। वहां पे हमारे इलेक्ट्रोड्स लगे हैं, वो नेगेटिव है ब्लैक वाला, वो पॉजिटिव है, ठीक है। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलेगा, तो उससे हमें पता चलती है डीएनए टू कट इट शॉर्ट, डीएनए आया है कि नहीं आया है। फिर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, हम डीएनए को नहीं भेज सकते, हम डीएनए को सीक्वेंस में नहीं कर सकते क्योंकि इतना बड़ा है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर रीजन हम डीएनए का उठाते हैं। इस डीएनए का हम एक पर्टिकुलर रीजन उठाते हैं, जो रीजन हमें पता है कि हर किसी प्लांट में मौजूद है, और उसका हमें पता है कि क्या उसकी सीक्वेंस है हर किसी प्लांट में, क्योंकि कुछ रीजन है ऑर्गेनिजम्स के डीएनए में जो कंजर्व्ड होते हैं, जो मतलब हर किसी में प्रेजेंट होते हैं, और एट द सेम टाइम वो बहुत वेरिएबल भी होता है। जैसे अगर प्लांट की आप बात करो, उसमें एक रीजन है आईटीएस रीजन, इंटरनल ट्रांसक्राइबर स्पेस, ठीक है। वो क्या है, वो प्लांट्स में हर किसी प्लांट में प्रेजेंट है और वेरिएबल भी है, मतलब तुम्हारे में उसका एक सीक्वेंस होगा, कुछ रीजन में एक सीक्वेंस होगा, कुछ रीजन लेकिन सब में सेम होगा। इसलिए हम लोग उस आईटीएस रीजन को उठा के उसको एम्पलीफाई करते हैं। एम्पलीफाई मींस उसकी कॉपीज बनाते हैं, ठीक है। उसको बहुत कॉपीज बनाते हैं। हम प्राइमर डिजाइन करते हैं उसके अगेंस्ट, उसके लिए हम लोग फिर वो पीसीआर चलाते हैं। वो ग्रीन कलर की जो मशीन है ये पीसीआर है। पीसीआर मींस आपने कोविड में सुना होगा वो आरटीपीसीआर, ये बिल्कुल वही है, ठीक है। लेकिन उनका एक अलग रोल था, हमारा एक अलग रोल, लेकिन जो उनका रोल था हम भी वो रोल आगे जाके कर सकते हैं। हम जैसे, क्योंकि हम लोग टारगेट करते हैं कि हमारी मेडिसिनल प्लांट्स किसके लिए यूज होते हैं, डिजीज, अल्टीमेटली टारगेट वही है। उन डिजीजेस के जीन्स के लेवल पे जाने तक, उन डिजीजेस का देखना कि जीन लेवल क्या है, किस डिजीज में कितना जीन एक्सप्रेस हुआ है, कितना कम हुआ है, वो सारा हम इस आरटीपीसीआर से देखते हैं। इसमें एम्पलीफाई करके प्रोडक्ट हम लोग क्या करते हैं, उठा के बेचते हैं सीक्वेंसिंग के लिए। सीक्वेंसिंग मींस हम वो बाहर बेचते हैं, हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि वो नॉर्थ इंडिया में कुछ के पास ही वो फैसिलिटी, हमारे पास वो नहीं है। उसके लिए एक तो पैसा होना चाहिए, दूसरा मैन पावर भी बहुत होना चाहिए। खैर हम लोग बेचते हैं सीक्वेंसिंग के लिए, सीक्वेंसिंग के रिजल्ट्स हमारे पास आ जाते हैं। वो सीक्वेंसिंग के रिजल्ट्स क्या होता है, वही अरेंजमेंट ऑफ बेसिस होता है। जैसे मैंने थाइमस लिनेरिस भेजा, उसमें एक अरेंजमेंट ऑफ बेसिस होगा। अब मैंने थाइमस का दूसरा स्पीशीज भेजा, थाइमस सेरिफेरम, उसमें अलग होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने सुसूरिया कॉस्टस भेजा, उसमें अलग होगा। फिर मैंने इसमें सुसूरिया अल्बा शायद दूसरा है, मुझे नहीं पता, उसमें दूसरा होगा, ठीक है। वही अरेंजमेंट ऑफ बेसिस हमारे पास आता है, उसको हम एक सॉफ्टवेयर में डाल देते हैं। उसका ब्लास्ट सॉफ्टवेयर उसको कहते हैं, बेसिक लोकल अलाइनमेंट सॉफ्टवेयर उसको बोलते हैं। वो ऑनलाइन अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें हम देखते हैं कि उसमें हम अपनी सीक्वेंस जो हमारे पास आई होती है उसको सर्च मारते हैं, फिर हम देखते हैं कि उसका सिमिलैरिटी किसके साथ आ रहा है, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी अवेलेबल डेटाबेस होता है। वो डेटाबेस के साथ हम उसको रिलेट करके बता सकते हैं कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये एक स्टोरी है। दूसरी स्टोरी आपको पता है कहाँ पे,
अंदर। अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें जितना आप देख सकते हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है ऑथेंटिकेशन, क्योंकि जब तक आपको ऑथेंटिकेशन नहीं होगी, आप किसी चीज़ को बोल रहे हो कि हाँ ये सुसुड अकोस्टिस का इतना वैल्यू है, पता चला कि वो सुसुड अकोस्टिस निकला ही नहीं, तो आपका तो सारा मार्केट ही ठप हो जाएगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? ऑथेंटिकेशन। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है फिर उसको एक्सप्लोर करना कि इसका फार्माकोलॉजिकल वैल्यू कहाँ पे लाई करता है, ठीक है, किस वाले। होल एक्सट्रैक्ट में तो नहीं होगा, क्योंकि होल एक्सट्रैक्ट में कुछ कंपाउंड्स ऐसे होंगे जो आपको टॉक्सिक हो सकते हैं, वो आपको अलग निकालने हैं ना, ठीक है। सारे कंपाउंड्स तो आपको सही नहीं होंगे। और देखिए ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई पिक्रोसाइड है, ये सर ने जो बोला पिक्रोसाइड है, आपको इसका देखना है कि इसको किस डोज पे हम लोग दे सकते हैं। आपने ग्राम्स में निकाला, आप ग्राम्स तो नहीं दे सकते हो सकता है वो टॉक्सिक हो वो ग्राम्स। उस चीज़ को टेस्ट करने के लिए कि हमें किस डोज में, ये किस डिजीज की पर्टिकुलर डिजीज में कितने डोज के, क्या कहता है पैरास्टामोल, आपको क्या बोलते हैं पैरास्टामोल 500 mg खाओ, आपको नहीं बोलते हैं ना 2000 mg खाओ। जब किसी का वैसा होगा उसको बोलते हैं 1000 mg खाओ, सिंपल सर दर्द होगा उसको बोलते हैं सिंपल पैरास्टामोल खाओ, ठीक है। वैसे ही हमें इन कंपाउंड्स का डोजेज सेट करनी है कि कितना, किस कंपाउंड को हम किस डोज में दे सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमारी लैब्स में होती है। इसीलिए इन विट्रो टेस्टिंग्स बहुत ज़रूरी है। प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल से पहले क्या ज़रूरी है? इन विट्रो टेस्टिंग्स मतलब लैब टेस्टिंग्स, और बहुत सारी चीज़ें हम लोग इस लैब में करते हैं, ठीक है।